नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हम लोगों ने अब तक मुद्रास्फीति चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस पर आधारित हमने प्रश्नों को भी देख लिया है। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वित्त बाजार। वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं इसको, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले बाजार के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें वित्त बाजार को जानने में कोई असुविधा ना हो। तो बाजार, मुझे उम्मीद है वैसे आपको ये परिभाषा क्लियर होगी, को मार्केट ही कह देते हैं या फिर अब जैसे बाजार के लिए बाजार शब्द भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, बिग बाजार, ऐसे बड़े बड़े शोरूम जो होते हैं उनमें यही लिखा मिलता है आपको, बिग बाजार वगैरह, इस टाइप से। तो बाजार क्या चीज है? बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लोग इकट्ठा होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज करते हैं। और जो लोग इकट्ठा होते हैं उनमें से कुछ आपके क्रेता हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं? विक्रेता हो सकते हैं। बाजार भौतिक या आभासी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक बाजार में क्या होता है कि लोग फेस टू फेस मिलते हैं, और आभासी बाजार में कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट क्रेता और विक्रेता के बीच में नहीं होता है। आभासी बाजार के अंतर्गत जैसे आपका जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब क्या है? आभासी मार्केट है, आभासी बाजार है। इनमें आप क्या जो होता है वो कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वित्त बाजार क्या चीज है। वित्त बाजार, वित्त बाजार, वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। देखिए ध्यान से, पहले लिखने का काम कर लेते हैं, फिर समझते हैं। किसी देश के या किसी भी देश के आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में वित्त बाजार की, आर्थिक विकास में वित्त बाजार की, वित्त बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होती है। यह किसी भी देश में, यह किसी भी देश में, किसी भी देश में बचत, निवेश, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण आदि को बढ़ावा देकर, पूंजी निर्माण आदि को बढ़ावा देकर, आदि को बढ़ावा देकर, बढ़ावा देकर रोजगार, जीडीपी, रोजगार, जीडीपी के उच्च स्तर को, के उच्च स्तर को सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है। करता है। वित्त बाजार में, वित्त बाजार में धन का लेन देन किया जाता है। धन का लेन देन किया जाता है। वित्त बाजार, वित्त बाजार डेफिसिट स्पेंडर्स, डेफिसिट स्पेंडर्स, क्या मतलब होता है डेफिसिट स्पेंडर्स का? ऐसे लोग जो अधिक खर्च करते हैं। ऐसे लोग जो अधिक खर्च करते हैं, अधिक खर्च करते हैं, और सरप्लस स्पेंडर, सरप्लस स्पेंडर्स, स्पेंडर्स, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो बचत करते हैं, ऐसे लोग जो बचत करते हैं, बचत करते हैं, के मध्य, के मध्य ब्रिज का कार्य करता है। ब्रिज का कार्य करता है। तो वित्त बाजार का जो प्रमुख काम है वो क्या है कि डेफिसिट स्पेंडर्स और सरप्लस स्पेंडर्स, अर्थात जो लोग अधिक खर्च करते हैं
और जो लोग बचत करते हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच एक ब्रिज का काम करना। तो वित्त बाजार धन का लेन देन का मार्केट है साथियों, नाम से ही पता चल रहा है। और ये एक तरीके से बिचौलिए की तरह होता है, मतलब जिन लोगों को अधिक खर्च करना होता है उनको खर्च करने के लिए फाइनेंस चाहिए। अब ये खर्च करेंगे कैसे, उसका मेथड क्या है? अगर आपकी इनकम ही नहीं है उतनी जितना आप खर्च करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता क्या है? आप फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लीजिए किसी व्यक्ति से और खर्च कीजिए जी खोल के। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम खर्च करके बचत करते हैं, तो वो लोग अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में रखते हैं ताकि वो दोहरा लाभ ले सकें, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। मतलब बचत भी हो जाए और बचत पर इनकम भी हो जाए। जैसे बाजार में विविधता होती है, कोई कपड़े का बाजार है तो वहाँ कपड़े ही मिलते हैं, कोई अन्न का बाजार है तो वहाँ अन्न ही मिलेगा, कोई पुस्तक का बाजार है तो वहाँ पुस्तकें ही मिलेंगी। ठीक ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी विविधता होती है, वैरायटी होती है साथियों। कहीं पर डिवेंचर मिलता है, कहीं बॉन्ड मिलता है, कहीं से आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट ले सकते हैं, आप अपना सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। तो आप इन सब में अपनी सुविधा या इच्छा अनुसार पैसे लगा देते हैं, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हैं। अब ये सोचिए कि अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता तो क्या करना पड़ता आपको? आपको अपने पैसे अपने ही पास रखने पड़ते, जिसमें चोरी डकैती इन सब का खतरा बना रहता है। अगर मान लीजिए कि चोरी डकैती ना भी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देश का विकास भी बाधित हो जाता है। अगर आपके पास ही पैसे पड़े रहेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? और आपके पैसे अगर किसी उद्योगपति को मिल जाएंगे तो वही कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह लगाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, मांग बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वित्त बाजार क्या है। देखिए, एक चीज तो लिखने वाली होती है, दूसरी चीज होती है एक्सप्लेनेशन। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको भी ध्यान से सुनना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी तो इतना मैंने लिख दिया है कि आपका नोट्स क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें उतनी फील्स नहीं आती है। तो ये चीज है साथियों, कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान अनिवार्य रूप से देना है। चलिए अगली बात देखते हैं हम लोग, भारत में वित्त बाजार की संरचना। भारत में वित्त बाजार की संरचना। वित्त बाजार की संरचना देखिए, इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक है आपका मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, इसको मनी मार्केट कहते हैं, मनी मार्केट। और दूसरा होता है साथ में पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि एक वर्ष तक के लिए, एक वर्ष तक के लिए धन का लेन देन होता है, धन का लेन देन। वित्त बाजार में धन का लेन देन ही होता है, हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया। ये जो एक वर्ष है इसको हम लोग अल्पकालिक धन का लेन देन भी कह देते हैं, अल्पकालिक समय के लिए धन का लेन देन, धन का लेन देन। और इसमें लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां। और इसका जो रेगुलेशन होता है मुद्रा बाजार का, वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगली चीज हम लोग पूंजी बाजार देखते हैं। पूंजी बाजार में क्या होता है कि एक वर्ष से अधिक के लिए, एक वर्ष से अधिक के लिए धन का लेन देन होता है, एक वर्ष से अधिक के लिए धन का लेन देन। तो ये एक वर्ष से अधिक है तो इसको हम लोग कह देते हैं दीर्घकालिक धन का लेन देन, दीर्घकालिक धन का लेन देन, धन का लेन देन। और इसमें अनलिमिटेड प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि इसमें शेयर्स वगैरह खरीदने की व्यवस्था होती है, तो शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड प्लेयर्स होते हैं। अब पूंजी बाजार का जो प्रमुख कार्य है उसको हम लोग यही समझ लेते हैं ध्यान से। पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य, का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से
उन क्षेत्रों से जहां बचत अधिक है, जहां बचत अधिक है, अधिक है, बचत को निकालकर, बचत को निकालकर, बचत को निकालकर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना, 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 तक पहुंचाना जिनमें बचत की मांग है, जिनमें बचत की मांग है। जहां बचत अधिक है वहां से निकालकर उन क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाए जहां बचत की मांग है। यह इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बचत का गतिशीलन करके, बचत का गतिशीलन करके, गतिशीलन करके, गतिशीलन करके तथा उन्हें उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करके, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पूंजी बाजार है उसका ये कार्य होता है साथियों, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और पूंजी बाजार मैंने बताया इसमें शेयर्स वगैरह लोग खरीदते हैं, तो शेयर्स वगैरह जब कहीं पे भी आ जाए तो इसका रेगुलेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, रेगुलेशन इसका सेबी के द्वारा किया जाएगा, सेबी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत में वित्त बाजार की संरचना क्या है। संरचना में दो चीजें हैं, एक मुद्रा बाजार मनी मार्केट है, दूसरा पूंजी बाजार है। मुद्रा बाजार में हमने आपको बताया कि एक वर्ष तक के लिए धन का लेन देन, अल्पकालिक धन का लेन देन होता है, लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं, रेगुलेशन आरबीआई द्वारा होता है। जबकि पूंजी बाजार में एक वर्ष से अधिक के लिए धन का लेन देन होता है, दीर्घकालिक धन का लेन देन है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया पूंजी बाजार का क्या कार्य है। अब हम लोग देखने का ये प्रयास करते हैं कि भारत में मुद्रा बाजार की संरचना क्या है। भारत में मुद्रा बाजार की संरचना, मुद्रा बाजार की संरचना, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको भी हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक होता है आपका संगठित, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, संगठित, और दूसरा होता है आपका असंगठित, असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। तो संगठित क्या होता है कि कोई संस्थान पंजीकृत होकर धन का लेन देन औपचारिक तरीके से करता है, उसके बकायदा नियम वगैरह बने उस तरीके से हो, उसको हम लोग कहते हैं संगठित। और कोई नियम वगैरह नहीं है, जैसे मन कर रहा है वैसे चल रहा है, तो वो होता है हमारा असंगठित। तो आइए सबसे पहले संगठित के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संगठित, ये सूची जो है वो थोड़ा सा लंबी बनेगी, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। और अगर ज्यादा जगह चाहिएगी तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें होता है संगठित में एक आपका कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, और दूसरा होता है नोटिस मनी मार्केट। अभी हम लोग समझेंगे सब, तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। नोटिस मनी मार्केट। तीसरा होता है आपका साथियों इंटर बैंक, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, मनी मार्केट। और इसमें है आपका CBLOs, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, असंगठित में नेक्स्ट पेज पे चलाऊंगा। CBLOs आपको ध्यान रखना है, बस ये असंगठित में हो सकता है लाइन टच कर जाए। और एक है आपका CPs, और है आपका CDs,
सीडीज के बाद आपका आता है, चलिए यही लिख देते हैं, बिल्स। बिल्स सूची थोड़ा लंबी है संगठित क्षेत्र की, और बिल्स में जो है वो आपका 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन होते हैं। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। बिल्स में जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल। दूसरा होता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स। और तीसरा होता है कैश मैनेजमेंट बिल, मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। असंगठित को हम लोग नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं। असंगठित में क्या क्या है। असंगठित, असंगठित, असंगठित में आपका जैसे साहूकार हो गया, आपका कोई मित्र हो सकता है जिससे आप पैसे उधार ले रहे हैं, मित्र, रिश्तेदार, इन सबसे आप वैसे ही पैसे उधार ले लेते हैं, है कि नहीं। कोई नियम कानून कायदा थोड़ी होता है। और एक चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, हुंडी। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसके बारे में ही सिर्फ देखेंगे, हुंडी के बारे में। बाकी ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो संगठित, कोई संस्थान पंजीकृत होकर धन का लेन देन औपचारिक तरीके से करता है तो संगठित है। संगठित के आपने कैटेगराइजेशन देख ली। असंगठित, जिनमें कोई सिस्टम नहीं होता है, अनौपचारिक तरीके से लोग धन का लेन देन करते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। ये कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, ये क्या है। और उधर से सिर्फ हमको क्या देखना है, हमको हुंडी देखना है, क्योंकि हुंडी पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले हम लोग संगठित वाला देख लेते हैं। उसमें नंबर 1 चीज क्या थी हमारी, नंबर 1 था हमारा कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट ये क्या होता है। कॉल मनी मार्केट बैंक्स के मध्य चलने वाला ऐसा बाजार होता है, बैंक्स के मध्य चलने वाला ऐसा बाजार होता है, ऐसा बाजार होता है, बाजार होता है जिसमें केवल एक दिन के लिए धन का लेन देन होता है, धन का लेन देन होता है। आपको MSF दर याद आ रही होगी साथियों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें हमने आपको बताया था कि वाणिज्यिक बैंक अपने NDTL का 3%, NDTL का कितना प्रतिशत, 3% तक इस व्यवस्था से ओवरनाइट का मतलब एक ही दिन के लिए उधार ले सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही मामला है जो कॉल मनी मार्केट है हमारा। इसमें एक दिन के लिए उधार धन का लेन देन होता है, जैसे MSF में होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। दूसरी चीज क्या थी हमारी, दूसरी चीज थी हमारी साथियों नोटिस मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट क्या है, ये बैंकों के मध्य चलने वाला ऐसा बाजार होता है जिसमें एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिन से कम के लिए धन का लेन देन होता है। तो ये होता है आपका नोटिस मनी मार्केट। तीसरा क्या था आपका, तीसरा था इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट। बैंकों के मध्य चलने वाला ऐसा बाजार होता है जिसमें 14 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए धन का लेन देन किया जाता है, धन का लेन देन होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शब्दों में ये कुछ चीजें हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं कि नोटिस मनी मार्केट क्या है, तो इसमें 1 दिन से अधिक परंतु 14 दिन से कम के लिए धन का लेन देन। इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट क्या है, 14 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए ही जो धन का लेन देन है वो इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट है। चौथी चीज आपको हमने बताई
CBLOs। इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। कोलेटरलाइज्ड, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। ये 2003 में स्टार्ट किया गया, 2003 में स्टार्ट किया गया और इनकी समयावधि एक दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है साथियों, 1 वर्ष तक हो सकती है। इन्हें बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंकों द्वारा जारी किया जाता है और इनके माध्यम से धन जुटाया जाता है। अगला था आपका पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 था आपका CPs, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? अच्छी प्रतिष्ठा वाली कंपनियां, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, अच्छी प्रतिष्ठा वाली कंपनियों अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों और प्राथमिक डीलर्स द्वारा जारी किए जाते हैं, डीलर्स द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि प्राथमिक डीलर्स क्या चीज होती है? तो इनको RBI से एक लाइसेंस प्राप्त होता है। ये बल्क में सरकारी बॉन्डों को बेचते और खरीदते हैं और ये जो CPs हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं साथियों। क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं, असुरक्षित प्रकार के हैं, अनसिक्योर्ड। और इन्हें डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जारी किया जाता है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर इन्हें जारी किया जा सकता है। ये कुछ आपको अगर याद हो तो इक्विटी और यील्ड रेट जैसा मामला है ना। खैर, इक्विटी हम लोग यही विस्तार से पढ़ेंगे और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू का मतलब ये भी हमने आपको बता रखा है कि जितना लिखा है उससे कुछ छूट पर मिलेगा, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। और जब इसे आप बेचेंगे तो आपको अंकित मूल्य मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये लिखा है, अब इस पर 10% की अगर मान लो छूट है तो ये आपको 90 में मिलेगा और जो है जब इसको आप बेचेंगे एक निश्चित समय अवधि में तो फिर आपको कितना मिल जाएगा? 100 रुपये मिल जाएगा। तो आपको 10 रुपये फायदा हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। अगली चीज हमने आपको बताई CDs को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये CPs का भाई जैसा है। बैंकों और अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थानों द्वारा इसे जारी किया जाता है, निकाला जाता है और इसकी भी अवधि जो है वो 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है और ये भी अनसिक्योर्ड होता है तथा डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जारी किया जाता है। अगला है आपका पॉइंट नंबर 7 जो था वो था आपका कॉमर्शियल बिल था। बिल में जो है 3 प्रकार के बिल हैं, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। कॉमर्शियल बिल्स जो होते हैं ये व्यापारी वर्ग द्वारा जारी किए जाते हैं, व्यापारी वर्ग द्वारा जारी किए जाते हैं और इनके माध्यम से धन अथवा वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का लेन देन किया जाता है या होता है। सामान्यतः इनकी जो अवधि है वो 3 महीने की होती है। कितने महीने की? 3 महीने की अवधि होती है इनकी। भारत में ये जो कॉमर्शियल बिल्स हैं ये अधिक लोकप्रिय नहीं है, इनको बहुत यूज नहीं किया जाता है। इनका जो लेन देन है वो विकसित देशों जैसे USA और UK यहाँ पर लोकप्रिय रूप से किया जाता है, यहाँ ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाता है। किसका? कॉमर्शियल बिल्स का। अब अगला था आपका ट्रेजरी बिल्स।
टीवीज, याद होगा आपको, चर्चा हुई थी इस पे हमारी। पॉइंट नंबर 8, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। अब जब भारत सरकार जारी कर रहा है तो इसका मतलब ये पूर्णतः सिक्योर होगा। ठीक है, ये पूर्ण सिक्योर होते हैं और ये भी क्या होते हैं, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जारी किए जाते हैं। इनके माध्यम से सरकार तरलता के अल्पकालिक उतार चढ़ावों का मुकाबला करती है। वर्तमान में भारत में निम्न प्रकार के टीवीज जारी किए जाते हैं। एक होता है 91 डेज टीवीज, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 182 डेज टीवीज, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 364 डेज टीवीज, ये होता है। इनके अलावा 14 दिनों के लिए भी 14 दिनों के लिए भी इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, संक्षिप्त रूप होगा एब्रिविएशन इसका ITVs, जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकारें खरीद सकती हैं, ध्यान रखिएगा, खरीद सकती हैं, जारी नहीं कर सकती हैं। खरीद सकती हैं परंतु जारी नहीं कर सकती। अगला है आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये मुझे लगता है पॉइंट नंबर 9 होगा। कैश मैनेजमेंट बिल्स, इसे 2010 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया साथियों? 2010 में शुरू किया गया। इन्हें भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूर्ण रूप से सिक्योर होते हैं, आरबीआई और भारत सरकार, ये भाई इन पे लोगों का भरोसा होता है, पूर्ण रूप से सिक्योर, और डिस्काउंट पर निकाले जाते हैं। सिक्योर होते हैं और डिस्काउंट पर भी निकाले जाते हैं, वही डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर। ये निम्न 2 मामलों से ट्रेजरी बिल से अलग होते हैं। नंबर 1 इसमें क्या होगा कि ये किन मामलों में ट्रेजरी बिल से अलग हैं? तो इनकी जो अवधि होती है वो 91 दिनों से कम होती है। इनकी अवधि 91 डेज से कम होती है। और सेकंड वन, इनकी अवधि का कोई निश्चित मानक नहीं होता है। जब चाहे तब जारी कर दिया जाए। इनकी अवधि का कोई निश्चित मानक नहीं होता है, स्टैंडर्ड मानक नहीं होता है। निश्चित मानक होता तो कंपनियों को सोच के देखिए कितना फायदा होता। वैरायटी होने से जो है, और वैरायटी भाई चॉइस के आधार पर होती है, जैसे कलर में वैरायटी है। अब अगर सोचिए एक ही कलर के सारे कपड़े अगर कंपनी बनाती तो उसको फायदा ही फायदा मिलता है कि नहीं। अब किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, तो किसी को नेवी ब्लू पसंद है, किसी को येलो पसंद है। इस तरीके से तमाम वैरायटीज, तो टाइप के अलग अलग टाइप के जो है कपड़े कंपनीज को बनाने पड़ते हैं। कार में भी ऐसे ही अगर आप वैरायटीज देखें तो कोई छोटी कार है तो कोई बड़ी कार है, और एक ही कंपनी की वैरायटीज हैं भिन्न भिन्न। फिर उसमें कलर का मामला है, फैसिलिटी का मामला है, तो इससे कंपनियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो जाता अगर ये चीज़ें ना होती तो, है कि नहीं।
तो एक अगर निश्चित मानक होता है तो वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो जाता है, कहने का मतलब ये है मेरा। अब आइए हम लोग हुंडी के बारे में जान लेते हैं, जिस पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं। हुंडी क्या चीज है? हुंडी, हुंडियां प्राचीन समय में, हुंडियां प्राचीन समय में, प्राचीन समय में विनिमय पत्र, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के समान कार्य करती थी, के समान कार्य करती थी, कार्य करती थी। इनके माध्यम से, इनके माध्यम से धन का लेन देन, धन का लेन देन या उसका स्थानांतरण किया जाता था, या उसका स्थानांतरण, स्थानांतरण किया जाता था, किया जाता था। इनमें किसी विशेष, इनमें किसी विशेष राशि का भुगतान करने के लिए, विशेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता था, भुगतान करने के लिए कहा जाता था, कहा जाता था। ये दो प्रकार की होती थी, पुराने जमाने में चलती थी। ये दो प्रकार की होती थी, होती थी। एक दर्शनी हुंडी, दर्शनी हुंडी, और दूसरी होती थी मुद्दती, मुद्दती हुंडी, मुद्दती हुंडी। ये व्यापारी वर्ग द्वारा जारी की जाती थी। ये किसके द्वारा जारी की जाती थी? व्यापारी वर्ग द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा जारी की जाती थी, जारी की जाती थी। व्यापारी ही जारी करते थे और लोग जारी नहीं करते थे। इसमें लिखा होता था कि ये आदमी जा रहा है, इसको इतना पेमेंट दे देना, ठीक है ना। सारे व्यापारी इसमें काम भी नहीं करते थे, कुछ जिनका नेटवर्क वगैरह होता था वही काम करते थे। तो उसमें एक भाषा लिखी होती थी कि आदमी जा रहा है या आ रहा है, इसको पेमेंट दे देना। क्योंकि पैसे लेकर सफर वगैरह करने में क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। और उस जमाने में और भी ज्यादा रिस्क वगैरह थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन और ये सब तब नहीं हुआ करते थे उतनी मात्रा में। ये हमारे यहाँ का पारंपरिक लक्षण था साथियों। हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि भारत में पूंजीवादी विकास के समस्त लक्षण विद्यमान थे। हमारे यहाँ स्वदेशी बैंकर हुआ करते थे, महाजन, श्राफ, ऐसी हिंदू जातियां हुआ करती थी जो बड़े पैमाने पर यही काम करती थी। अभी भी होता ही है। और जैन कम्युनिटी भी बहुत प्रभावशाली थी उस दौरान भी, अभी भी है। और पूंजीवादी विकास का यही लक्षण होता है कि धन के लेन देन का एक सिस्टम होना चाहिए, अन्यथा पूंजीवादी विकास नहीं होगा। भारत का हस्तशिल्प उद्योग जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बर्बाद कर दिया। बायस ट्रेड पॉलिसी वगैरह के चलते भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जो है लोगों को ग्राम में मतलब रहने पर मजबूर किया गया और शहरों से भारी मात्रा में पलायन किया। उन्होंने अच्छा खासा मात्रा में हम लोगों को लूटा है। अभी जयशंकर साहब ने जो है एक कंजर्वेटिव अनुमान लगाया था, तो उसने बताया कि 45 ट्रिलियन डॉलर आप लोग हमसे लूट के लेके गए हो। और आपने शशि थरूर साहब की जो है 2013 में आइकॉनिक स्पीच अगर आपने नहीं सुनी है तो उसको भी आप सुन लीजिए। उन्होंने ब्रिटेन में जाकर उनकी बखिया उधेड़ दी थी अंग्रेजों को उन्हीं के सामने। तो उस दौरान 2013 में तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे हमारे, लेकिन उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की। ये ऐसे मसले जब आ जाते हैं, इस तरीके के कृत्य देखकर जो है वो खुशी मिलती है कि सारी पार्टियां ऐसे मुद्दे पर समर्थन देती हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, मैं बता रहा था आपको कि ये सब मामला हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया उन्होंने। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा कारणों पर चर्चा नहीं करूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी ही शुरू होगी तो वहाँ विस्तार से जानेंगे। खैर, एक है दर्शनी हुंडी और दूसरी क्या है, मुद्दती हुंडी है। तो दर्शनी हुंडी, ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि देख कर ही पेमेंट कर देना। इस तरीके की हुंडी जो होती थी, इसे देख कर लोग
पेमेंट कर देते थे, तो वो दर्शनी हुंडी कहलाती है। और दूसरी ये है आपकी जो मुद्दती हुंडी है। मुद्दती हुंडी का मतलब एक, जैसे मुद्दत शब्द आपने सुना है ना, कि अगर आपका कोई दोस्त मिलता है आपसे लंबे अरसे के बाद, तो आप कहते हैं कि मुद्दतों बाद मिले हो भाई आज तो आप, है कि नहीं। तो मुद्दती एक टाइम होता था जो लैप्स होने के बाद पेमेंट मिलता था। तो मुझे उम्मीद है आपको हुंडी के बारे में ये अच्छा आइडिया लग गया होगा, और इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अब वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए साथियों, आज के अंक में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। पूंजी बाजार को हम लोग अच्छे से और समझेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप